नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुदा से प्रार्थना कि आप सभी जो है वो भले रूप से अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से इस चैनल के साथ जारी रखें। और अपना जो टॉपिक है आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जिसको हम कई बार ईटीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी कई दफा जो है वो जानते हैं। सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि ये टर्म जो है वो होती क्या है। देखिए, इसमें जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का खेल समझ लो इसको। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का खेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर ट्रांसफर किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्यों होता है, क्या रीजन है, वो सब हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये थर्ड स्टेप है, जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की घटना पढ़ते हैं। हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, फिर हमने क्रेब साइकिल पढ़ा, और तीसरा स्टेप जो होता है वो ईटीएस होता है। अब हम इस ईटीएस को समझेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइकिल को भी नहीं समझा है तो भी आप इस चक्कर को समझ पाओगे, लेकिन आवश्यकता है कि आप उसको एक बार अपने से पढ़ लें ताकि हम इस चक्कर को आसानी से समझ सकें। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्णतः ईटीएस क्लियर करवा दूंगी, आप वो बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो सुनो, देखिए, आप जानते हो कि कोई भी सेल है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सेल है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो किसी स्टूडेंट की डिमांड पे करवाया जा रहा है। अगर आपकी भी ऐसा कोई टिपिकल टॉपिक है जो आपको दिक्कतें क्रिएट कर रहा है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। उस टॉपिक को हम जरूर करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई सेल है बच्चों, और इस सेल के अंदर क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इस सेल के अंदर कोई माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये सेल है कोई, और ये सेल के अंदर क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। पूर्णतः इसको समझे। काफी विद्यार्थियों की एटीएस में दिक्कत आती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी दिक्कतें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और ये क्या है बच्चों? इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड वाली क्या है? इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में इस तरह क्या है? एक स्पेस है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है बच्चों? स्पेस है। ये स्पेस मेन रोल प्ले करेगा। स्पेस को हम समझेंगे कि स्पेस का क्या काम होता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस स्पेस को कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। क्या कहा जाता है? इंटर मेम्ब्रेन सरफेस कहा जाता है। बेसिक को जान लेना जरूरी है ताकि हम आगे समझ पाए, ठीक है। अब देखो होता क्या है। अब ये सिस्टम ये है कि ये जो है मैट्रिक्स है, ये क्या है? अधात्री है। मैट्रिक्स है किसका? माइट्रोकॉन्ड्रिया का। बीच में माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या है बच्चों? मैट्रिक्स भरा हुआ है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक साइकिल चल रहा है जिसको कहा जाता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। कौन सा साइकिल चल रहा है? इसके अंदर चल रहा है क्रेब्स साइकिल। आपने क्रेब साइकिल नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज मैं आपको समझा दूंगी। क्रेब साइकिल आप बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सुनो, हुआ क्या। ये क्रेब साइकिल चल रहा है अंदर, और क्रेब साइकिल के द्वारा जो उत्पाद बन रहे हैं वो हमें दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। क्रेब साइकिल के द्वारा हमें दो प्रकार की प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। प्रोडक्ट एक होता है NaDH2 एंड सेकंड होता है FADH2। NaDH2 एंड सेकंड इज FADH2।
अब इनका क्या होगा, यही ईटीएस साइकिल है कि इनसे हम क्या करेंगे, वो सारा साइकिल हम बहुत मतलबी किस्म के हैं। देखो हमारे अंदर ये जो क्रिएट हो रहा है NaDH2 FADH2, हम इनसे भी प्रयास करेंगे कि एनर्जी बना लें, हम इनसे भी प्रयास करेंगे कि एनर्जी बना ले। और कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हुए बनाएंगे। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात को। ठीक है, अब अपनी स्टेप टू स्टेप इसको समझेंगे। इतनी चीज आप समझ पा रहे हो जितना मैंने बताया आप, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक है, देखिए कि मैं आपके लिए थोड़े थोड़े टिपिकल जो टॉपिक होते हैं सामान्य बायोलॉजी में, जो विद्यार्थियों को थोड़े हार्ड किस्म के टॉपिक लगते हैं, उनका चुनाव कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया बच्चों कि एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चल रहा है। ये क्रेब्स साइकिल NaDH2 बनाता है और FADH2 बनाता है। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी दो सरफेस होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको इसको समझाऊं कि ये जो है यहां पर बना लेते हैं। आपने रॉबर्टसन का यूनिवर्सल मॉडल पढ़ा होगा, रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसमें कहता है कि सभी मेम्ब्रेन के लिए एक प्रिंसिपल लागू होता है कि सभी मेम्ब्रेन जो होती है वो दोहरी लिपिड लेयर से बनी होती है। ठीक है, तो ये मैं बना रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर। और बच्चों ये इनर लेयर में आपको दो लिपिड की परतों से दिखा रही हूँ। ये क्या है, थोड़ा नीचे बनाएंगे तो भी चलेगा। इज इट विजिबल, यस विजिबल। ठीक, ये फर्स्ट लेयर एंड ये लिपिड की सेकेंड लेयर। ये दो लिपिड की लेयर है बच्चों, इन दोनों से मिलकर बना है, क्या बना है, इन दोनों से मिलकर बनी है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, लिपिड से मिलकर बनी है। अब इनर मेम्ब्रेन के आउटर बच्चों क्या है, आउटर लेयर है। ठीक है, ये बाहर की ओर कौन सी है, आउटर लेयर है, या आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको, ये है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैंने आपको क्या भरा हुआ बताया था, मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में इनर मेम्ब्रेन सरफेस होता है, स्पेस होता है। ये क्या है, स्पेस है, SPACE। ये क्या है बच्चों, स्पेस है बीच के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आपने पढ़ा होता है कोई भी मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन के पार्टिकल्स लगे होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। आपने ये चीज, अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो उस दौरान ये चीजें पढ़ी है कि जो लेयर होती है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, उसके अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। तो ये बच्चों इनर मेम्ब्रेन जो है ना, यहाँ पर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं। प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, 4 कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं, कितने, 4। ठीक है, ये फर्स्ट है, देन ये सेकेंड है, सॉरी फर्स्ट के बाद में सीधा आता है बच्चों, ये मैं मिटा रही हूँ नाम, फर्स्ट के बाद में सीधा आता है थर्ड। ठीक है, इधर आता है फर्स्ट। और जो बच्चों सेकंड होता है ना, सेकंड वाला मैट्रिक्स में आधा धसा रहता है, यहाँ यहाँ सेकंड वाला कहाँ है, आधा मैट्रिक्स में धसा। आपको पता है ना इनर मेम्ब्रेन के अगर नीचे जाएंगे तो क्रेब्स साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मैट्रिक्स से आ गया,
ये आ गया थर्ड नंबर। और इससे आगे क्या है बच्चों, इससे आगे है 4 नंबर, इस तरह ये 4 नंबर। ये ध्यान रखना ये क्या है, चारों के चारों कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोले तो यानी कि प्रोटीन्स का समूह है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इतना समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है जो दोहरी लिपिड से बनी हुई है, और इसके अंदर प्रोटीन्स के जो कॉम्प्लेक्स है वो दर्शे हुए हैं, 1 2 3 और 4 दर्शाए हैं मैंने। और जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा थर्ड के बाद आता है, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब जो आपको मेन चीज समझनी है वो यहां से शुरू होगी। कहानी शुरू होती है यहां से। कौन सी कहानी, वो कहानी जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन का खेल खेलना है। इलेक्ट्रॉन का खेल कैसा है, इलेक्ट्रॉन का खेल ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को कैच देन थ्रो, कैच देन थ्रो। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, फेंकेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर फेंकेंगे। ऐसा काम चलते चलते इलेक्ट्रॉन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। मंजिल क्या है, क्यों ट्रांसपोर्ट होता है, सब समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, अब यहां पर, यहां लिख रही हूं मैं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो मैट्रिक्स के अंदर जो चीज चल रही है, यहाँ जो आपको दिख रही है, ये सबसे नीचे वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात है, मैं आपको ऊपर समझा रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चल रहा है बच्चों, NADH2 बन रहा है और सेकंड बन रहा है FADH2, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां से क्या होगा, ये NADH2 को भी हम तोड़ेंगे और FADH2 को भी तोड़ेंगे। इनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे और इनसे हाइड्रोजन अलग कर देंगे और इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और जब भी किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। ये आगे काम आएगी। आपको ये देखना है कि NADH2 और FADH2 को ऐसा ब्रेक करना है कि इनमें से हाइड्रोजन निकल जाए और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो NADH2 टूटा और इससे हाइड्रोजन निकल गया बच्चों। हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बन गया, NAD बन गया ना, ठीक है। हाइड्रोजन निकल जाने के बाद में इससे एक चीज और निकली जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन निकला और वो इलेक्ट्रॉन इस पहले वाले सिस्टम के, वो इलेक्ट्रॉन जो है इस पहले वाले सिस्टम के FMN पार्टिकल ने, ठीक है, FMN पार्टिकल ने कैच कर लिया। अब FMN क्या होता है मैं एक बार बता देती हूँ आपको, 1 मिनट वेट कीजिएगा। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बाकी आपको नाम याद रखने की इतनी कोई नेसेसरी जरूरत नहीं है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब बच्चों यहां से FMN ने ये इलेक्ट्रॉन कैच कर लिया। हाइड्रोजन घूम रहे हैं मैट्रिक्स में, हाइड्रोजन फ्री होके मैट्रिक्स में घूम रहे हैं। तंत्र ट्रांसपोर्ट तो किसका होना है, इलेक्ट्रॉन का होना है, ठीक है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला और FMN फर्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के FMN ने ले लिया। FMN ने ये भेज दिया किसको, FES को भेज दिया। आपको सिर्फ नाम याद करना है, FES को भेज दिया, ठीक है। अब मैं ये सारा मिटा दूं क्या आप समझ पाओगे, क्या मैं इसको अलग से समझा दूं तो क्या आप समझ पाओगे, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस समझ में आएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार मिटा रही हूँ आपको। आपको इतना पता है कि NADH2 से S2 और FADH2 से S2 और इलेक्ट्रॉन का में जो है वो तोड़ कर इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है, ये चीज आपको पता है। अब हम इसको समझेंगे, 1 मिनट, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए सारा प्रयास किया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो बच्चों क्या चल रहा है, एक कहानी चल रही है जिसमें
DH2 और NADH2 ढूंढ रहा है, ठीक है। और 4 प्रकार के हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है। पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक है। ये 4 प्रकार के हमारे पास पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ये 4 प्रकार के हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर मैट्रिक्स में NADH2 ब्रेक डाउन हुआ, इससे H2 निकल गया तो ये बना NAD, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट वाले तंत्र के FMN ने, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने एक्सेप्ट कर लिया और इसने इसको भेज दिया FES को, ठीक है। FES इसको दे देता है, एक मिनट, FES इसे यूबिक्विनोन को दे देता है, यूबिक्विनोन। कई बार इसको EU भी लिखा मिलता है, एक ही बात है। यूबिक्विनोन को दे देता है इस इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होता है, एक चीज बताऊंगा आपको, यूबिक्विनोन क्या होता है, एक चालबाज पार्टिकल मान सकते हो आपको। इसकी कोशिश ये रहती है मैं इलेक्ट्रॉन को तो फेंकता जाऊं और हाइड्रोजन को चुराता जाऊं, यानी कि ये ऐसे होते हैं, हमारे घर में आते हैं और हमें सामान देकर जाते हैं और हमारे घर से बच्चों को उठा ले जाते हैं, यानी कि हमारे घर से हाइड्रोजन को उठा ले जाते हैं और हमें इलेक्ट्रॉन दे जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, हमारे भी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये यूबिक्विनोन है, ये क्या करेगा बच्चों, ये यहां से हाइड्रोजन को उठा लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को उठा लेगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, QH2 बन जाएगा ना, ठीक है। अब ये QH2 कहां जाएगा, ये जाएगा थर्ड वाले पार्टिकल के साइटोक्रोम बी के पास, साइटोक्रोम CYT, साइटोक्रोम बी के पास, ठीक है। अब ये साइटोक्रोम, इज इट विजिबल, यस दिख रहा है, ठीक है। साइटोक्रोम बी के पास जाएगा तो यहां से ये साइटोक्रोम बी जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसने और हाइड्रोजन को यहां से चुरा लिया इसने, और इसने इलेक्ट्रॉन FES को दे दिया, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन फेंकते रहना आगे से आगे। FES से गया ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास। अब इसको याद करने का तरीका बताऊं मैं, इसको याद हो जाएगा एक तरीके से, B फंस गई C1 में, B फंस गई C1 में, ठीक है। इसको याद ट्रिक करना है हमें, छोटा सा ट्रिक है, कोई वैसे नहीं है, याद करने के लिए बनाया है कि B फंस गई C1 में। इससे क्या याद हो जाएगा, साइटोक्रोम B के पास आया, साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन FES के पास गया, फर्स्ट FES के पास, FES से गया साइटोक्रोम C1 के पास, साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, साइटोक्रोम C1 के पास गया, ठीक है। यहां B था, साइटोक्रोम B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब C1 के पास आ गया बच्चों। अब देखो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन को तो फेंकते जाना है और हाइड्रोजन को चुराना है और चुरा कर इसको इकट्ठा कर लेना है कहीं ना कहीं। अब आपको देखो बच्चों, आपको ये चीज पता होगी कि ये सब इनर मेम्ब्रेन का काम है, इनर मेम्ब्रेन में चल रही घटना है। इनर मेम्ब्रेन के पास ऊपर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये ऊपर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये यहां से इसने हाइड्रोजन को चुराया, ये फ्री हाइड्रोजन घूम रहा था, ये हाइड्रोजन इसने इधर भेज दिया, जो बीच का स्पेस था ना उसके बीच में हाइड्रोजन इसने भेज दिया। अब यहां से भी हाइड्रोजन जो है, यहां पर लगातार परिघटना हो रही है, ठीक है, NADH टूट रहा है, NH2 निकल रहा है, और यहां से भी क्या है, H2 चुराया गया और H2 बाहर इंटर सरफेस स्पेस में भेज दिया, ठीक है। अब देखो अब हुआ क्या, अब यहां से आपके पास है जो C1 के पास है,
C1 जाएगा बच्चों साइटोक्रोम C के पास, ठीक है। अब ये सेकंड वाला अभी काम नहीं करेगा, सेकंड वाला बाद में काम करेगा, मैं बताऊंगी सेकंड वाला कैसे काम कराएगा, ठीक है। अब साइटोक्रोम C के पास ये आया, ये गया साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A गया A3 के पास, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है एक, यहाँ कोई इसका टारगेट बैठा हुआ है, टारगेट एक बिग बॉस बैठा होता है यहाँ पे, उसको कहा जाता है, वो बिग बॉस कौन सा होता है, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन बैठी है, अब समझ में आया। इलेक्ट्रॉन कौन मांग रहा था, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मांग रही थी, ये बिग बॉस है, ये सारे सिस्टम को कमांड देने वाली, ये कह रही है इलेक्ट्रॉन लाओ, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सारे घूम लेके आओ। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटीन है, ये यहाँ पर इसके सैनिकों की तरह काम कर रहे हैं, बात को समझ पा रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, सैनिकों की तरह काम कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन मिल गया बाहर फेंक रहे हैं, नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलता है पकड़ा, आगे ट्रांसपोर्ट किया, आगे ट्रांसफर, इनकी टीम है, पूरी टीम वर्क कर रही है, ये आगे से आगे से आगे भेजते हुए यहाँ ऑक्सीजन के पास भेज दिया। अब ऑक्सीजन क्या करेगी भाई, ऑक्सीजन क्यों ले रही है इसको, ऑक्सीजन को भी तो कुछ ना कुछ डिमांड होगी इसकी। ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेकर, ऑक्सीजन यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेता है और यहां पर लगातार जो मैट्रिक्स के अंदर NaDH2 टूट रहा है, यहां से H2 इसको मिल रही है, तो ये फॉर्म करता है बच्चों, जल का निर्माण करता है, H2O बनता है। यही तो मेन मकसद है ETS का। ETS का मेन मकसद ये है कि मैं इलेक्ट्रॉन को लेता जाऊं और हाइड्रोजन यहां से ले लूं और मैं H2O बना दूं, यहां से पहला प्रोडक्ट हमारा जल तैयार हो रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। आपने एक चीज देखी, मैं जब से बात कर रही हूँ NaDH2 FADH2 नहीं टूटा क्या, FADH2 भी टूटा है, उसको किसने लिया, उसका H2 किसने लिया, यहाँ पर FADH2 टूटता है बच्चों और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, H2 बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है इसका थर्ड वाले का, वो इसके FeS पे जाता है, FeS से ये जाता है यूबिक्विनोन पे जाता है, यूबिक्विनोन से ये फिर यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है, QH2 बना लेता है और ये QH2 जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देता है और हाइड्रोजन जो है वो बाहर त्याग देता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो बाहर, एक मिनट बच्चों, यहां से हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा, हाइड्रोजन त्यागने का काम सिर्फ इन तीनों से हो रहा है, यहां से भी ये हाइड्रोजन ले रहा है और ये भी हाइड्रोजन त्याग देगा, ठीक है। यानी कि 1 वाला दिख रहा है, इज इट विजिबल, ठीक है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, 1 3 4, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे भेजते हैं और हाइड्रोजन को स्पेस वाले सिस्टम में डालते रहते हैं, यहां से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ इकट्ठा होता गया, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। आप ध्यान रखना, यूबिक्विनोन एक ऐसा है जो क्या करता है, कोशिश करता है कि हमें हाइड्रोजन मिल जाए और इलेक्ट्रॉन जो है मैं बाहर फेंक दूं, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आगे से आगे भेजता रहता है और हाइड्रोजन मिल जाए तो हाइड्रोजन को भी बाहर फेंकने का प्रयास करता है, बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो गंदा सा आपको दिख रहा है ना, ये बहुत काम की बात है, इसको आप नोट कर लें कि इसका मेन मकसद ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भेजकर हाइड्रोजन के साथ इसको कंबाइंड कराकर जल बनवाना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो बार बार एक ही घटना हो रही है, जल बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन ऊपर सरफेस में इकट्ठा हो रहा है, हाइड्रोजन ऐसे सरफेस में इकट्ठा होता जाएगा तो एक बांध सा नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इसे लगातार माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऐसे आउटर सरफेस और इनर सरफेस के स्पेस के बीच में अगर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन भर रहे हैं तो एक बांध सा बन गया, अगर खोल देंगे तो धक्का लगेगा और फट जाएगा सिस्टम, ऐसा नहीं नजर आ रहा कुछ। हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाता, क्यों, क्योंकि हम बड़े मतलबी किस्म के प्राणी हैं, हम इसका H2 का यूज कर लेते हैं बच्चों, हम इस हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं क्या बनाने में,
एटीपी बनाने में हम इसका यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये हमें आगे वाले कॉम्प्लेक्स से पता चलेगा। मुझे उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो, इसको आप नोट कर लें। इससे आगे हम चल रहे हैं आगे का एटीपी बनने वाले सिस्टम की तरफ, ठीक है। अब आपको इतना ध्यान में रखना है क्योंकि आगे वाला स्टेप ये मैं मिटाऊंगी, फिर आपको ये बताऊंगी कि यहाँ हाइड्रोजन इकट्ठे हुए हैं, इन हाइड्रोजन का फिर क्या हुआ है, ठीक है, ये समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए, ये मैं मिटा रही हूँ बच्चों। ध्यान में रखना, सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है वो हाइड्रोजन को बाहर नहीं फेंकता, ये तीन बाकी जो बचे हैं वो भी फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट सभी करते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन यहाँ इकट्ठा हुआ है। ईटीएस जो है काफी सारे बच्चों का ये था कि बहुत सारी दिक्कत आती है, ईटीएस को आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकाल देते हो, लेकिन बच्चों ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, आपके क्लियर हो जाए इससे अच्छी बात कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन इकट्ठा थे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्या इकट्ठा थे, हाइड्रोजन इकट्ठे थे। इस हाइड्रोजन का क्या होना है बच्चों, इस हाइड्रोजन का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये हाइड्रोजन कोशिश करते हैं मुझे कोई स्थान मिल जाए और मैं बाहर निकल जाऊं, तो इसलिए इसको भी रास्ता देने वाला एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, ठीक है, जो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे एक नीचे ऐसे घुंडीदार सा इस तरह का सा होता है, ठीक है बच्चों, ऐसा होता है। अब इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स 5। क्या कहा जाता है, क्योंकि 4 तक तो हमने वहीं पढ़ लिए थे, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। अब इस कॉम्प्लेक्स 5 के दो नाम होते हैं, दो नाम क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट को कहा जाता है F0 और एक को कहा जाता है F0। अब आपको क्या लगता होगा बच्चों, एक पार्ट होता है F0 और दूसरा होता है F1, क्या लगता है किसको F0 कहूँ, आप सोचोगे इसको F0 कह दो, नहीं, थोड़ा सा अच्छा तो यही लगता है यही F0 होता है, लेकिन उल्टा है, ये है F1 और ये जो पार्ट है ये है F0, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, ठीक है। अब ये रास्ता दे रहा है, ये रास्ता दे रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन सारा मेरे अंदर आ जाए और इस हाइड्रोजन को मैं रास्ता देता हूँ। अरे ये क्या बना दिया आपने, ये रास्ता तो मैडम उल्टा जा रहा है, रास्ता जाना तो बाहर चाहिए था कि हमें तो बाहर निकालना है, ये रास्ता तो उल्टा जा रहा है, उल्टा मतलब वापस मैट्रिक्स में जा रहा है, यहाँ पर मैट्रिक्स ही तो था, ये वापस कहाँ जा रहा है, मैट्रिक्स में जा रहा है, वापस मैट्रिक्स में जा रहा है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों इसका भी एक नाम है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है, एक एंजाइम है इसके अंदर जिसको कहा जाता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, सही है क्या स्पेलिंग, SYNTH, ठीक है, एटीपी सिंथेज एंजाइम। अब क्या होगा, अब आपको समझ में आ रहा है ना, इस हाइड्रोजन का हम बहुत काम में ले लेंगे, इससे हम क्या बना लेंगे, एटीपी बना लेंगे। देखो हम इतने मतलबी किस्म के, हमें कुछ भी मिलता है हम उससे एनर्जी बना लेते हैं, ये रास्ता है बच्चों, ये रास्ता अंदर जा रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स में आ गया। अब क्या है, यहाँ पर हम इस एंजाइम की सहायता से, इतना याद कर लेना सफिशिएंट है, इस एंजाइम की सहायता से हम एडीपी को तोड़कर एटीपी बनाएंगे। इस एंजाइम को तोड़कर, इस एंजाइम से हम एडीपी से हम क्या करेंगे, एटीपी तोड़ देंगे, बना देंगे। अब एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, हमारे पास प्रोडक्ट में था NADH2 जो क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट था, एक था FADH2, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कितने एटीपी इससे बनते हैं, कितने एटीपी इससे बनते हैं, ध्यान रखना। NADH2 से बनते हैं बच्चों 3 और इससे बनते हैं 2, ठीक है। एक NADH2 से 3 बनते हैं और FADH2 से कितने बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। यहां से हमने एडीपी से क्या बना लिया, एटीपी बना लिया
और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एक चेन सी बन गई, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका मेन मकसद है एक तो हाइड्रोजन को बाहर पहुंचा के एडीपी से एटीपी बनाना, बाहर पहुंचाकर वापस अंदर लेकर आता है, वो सब आपको पता है कैसे होता है। और इसका मेन मकसद है हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करवा के हमें जल बनवाना और हमें एटीपी को प्रदान करना। ये जो मेन मकसद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं मैंने इस वीडियो में कि ये वीडियो जो है आपको पूर्णतः आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है, ठीक है। अब आपको बच्चों एक चीज ध्यान में रखनी है, इसका तो नाम मैंने बता ही दिया, इसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेज, ठीक है। एक फर्स्ट मॉलिक्यूल था, एक सेकंड था, एक थर्ड था, एक फोर्थ था। इन चारों प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के क्या क्या नाम थे उनके नाम भी हम सीखेंगे, ठीक है। ये सारा सिस्टम समझ में आ गया, आप इसको अपने रजिस्टर में जो है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। ये जो सारी घटना हो रही है ना बच्चों, इस घटना को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, लिख लोगे इसको। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे का सिस्टम क्या रहना है। आगे मैं आपको ये सारा सिस्टम समझा दिया, अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगी, जो चार कॉम्प्लेक्स थे उस चारों के नाम याद करवाऊंगी आपको। एक तो था बच्चों C1, दूसरा था C2, तीसरा था C3 और चौथा था C4। फास्फोराइलेशन आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि इन चारों के क्या क्या नाम है। पहला C1 सबसे पहला था जो NaDH2 को लूटता था। NaDH2 को लूट कर इसका हाइड्रोजन ले लेता था, इसका इलेक्ट्रॉन तोड़ ले लेता था, हाइड्रोजन को तोड़कर अलग कर देता था। ये सबसे पहला C1 कॉम्प्लेक्स था और इसको कहा जाता है NaDH2 को लूटने वाला है, इसलिए NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। C1 वाले का क्या नाम है, NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दूसरा है C2 जो होता है वो क्रेब्स साइकिल के सक्सिनेट से जो है वो एनर्जी वगैरह प्राप्त करता है, तो इसको कहा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको कहा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड वाले को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स BC1, ठीक है। याद आ रहा है आपको, बी फंस गई C1 में, बी था, फिर FES था और फिर C1 था। ये जो चीज हमने C3 में क्रिएट की थी तो उससे हमने ये नाम निकाला है BC1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स BC1, ठीक है। और चौथा जो है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज क्यों कहा है, जब भी किसी से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इस कारण चौथे वाले का जो नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो निकाला था, C4 से इलेक्ट्रॉन निकल गया था ना बच्चों, C4 से इलेक्ट्रॉन निकल गया था और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गया था और इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से H2 आकर बाइंड हो गया था तो हमें जल प्राप्त हुआ था, ठीक है। वो घटना हुई थी ना, जब भी हम किसी का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको ऑक्सीडेज कहा जाता और साइटोक्रोम हमारा काम कर रहा था, साइटोक्रोम, तो इस कारण इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता था, ठीक है। C2 वाले के बारे में मैं बता दूं, C2 जो है सक्सिनेट जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको पता है सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, वो चीज आप पढ़ोगे ना तो वहां से समझ में आ जाएगा। तो ये सक्सिनेट से एनर्जी प्राप्त करता है, फिर DH2 जो बनता है, ठीक है। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है। ये इन चारों के क्या है, नाम है C1, C2, C3, C4 के, ठीक है। आई होप आप इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर पा रहे हो। ये आपका सबसे बेस्ट लेक्चर था, अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। बच्चों आप किसी भी वीडियो को बीच में स्किप मत किया करो,
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप छोड़ के चले जाते हो। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस तैयार करने में, और इस मेहनत को आप यूं ही ज़ाया मत किया करो। आप इससे सीख कर नोट्स क्रिएट किया करो और मुझे नोट्स भेजा करो। जब मुझे कोई बच्चा यूं कहता है ना कि मैडम बहुत अच्छा समझ में है, पता है मेहनत करने का मन दुगना हो जाता है। और इस मेहनत के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, इस खुशी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। बस इसी खुशी के लिए आप इसको ढंग से उतार लेना, और जल्द से जल्द जो नोट्स है वो आप तैयार कर लेना, ताकि आपका एटीएस जो है वो पूर्णतः क्लियर हो पाए। आई होप आप सब इस वीडियो से पूर्णतः संतुष्ट हो, और कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।